अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाई जाती हैं और अच्छा मुनाफा कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो कंपनीज़ इंटरनेशनली मौजूद हैं या जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो क्या बिज़नेस या सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीज़ कमा सकती हैं और हम कैसे उसको स्मॉल स्केल लेवल पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। और मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती, लेकिन मैं एक उसका जो एक बिगिनर्स के लिए मुकम्मल तरीकाकार होता है, यानी कि स्टॉक्स क्या हैं, गवर्नमेंट आपके पैसे कैसे सेफ रख रही होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी कैसे जाती हैं, और शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट यानी कि हलाल इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। और पीएसएक्स खुद आपको कौन से शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों कर सकते हैं। इसके थ्रू आप जो स्टॉक्स होते हैं उसके थ्रू आप जो है डिविडेंड्स भी गेन करते हैं, कैपिटल गेन भी गेन करते हैं, इस तरह की। अब जब हमने स्टॉक्स की जर्नी शुरू की तो हमने इसमें आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का भी जिक्र किया, ईटीएफ्स का भी जिक्र किया और बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि ये शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। सो आज की जो वीडियो है वो इन तमाम चीज़ों को कवर करने वाली है कि किस के शेयर्स क्या हैं, उसके प्रोस कौन से होंगे, उसके कॉन्स कौन से होंगे, यानी कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और फिर आपके पास एक फैसला होगा कि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले ये चीज़ें अहमियत क्यों रखती हैं। तो बहुत से जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि हमने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स ये तीनों नाम सुन रखे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। स्पेसिफिकली जब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का जिक्र आता है तब ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि शेयर्स के हवाले से बहुत सारे लोगों को ये आइडिया हो चुका होता है कि शेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उनको मिलेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के ऊपर फिर अगेन एक कह लेंगे कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है माइंड के अंदर कि ये क्या है और ये क्या सही होगा इन्वेस्ट करना इसमें या नहीं होगा। तो आज हम उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम शेयर्स को देख लेते हैं। तो शेयर्स का मतलब ये होता है कि एक कंपनी में आपकी डायरेक्ट ओनरशिप। अगर आप मिज़ान बैंक का एक शेयर लेते हैं तो आप उसके छोटे से पार्ट के ओनर बन जाते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब जैसे जैसे उस मिज़ान बैंक के शेयर के ऊपर उसका बिज़नेस बढ़ेगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको कैपिटल गेन मिलेगा। और इसी तरह अगर वो बिज़नेस करेगी और उसका बिज़नेस का मुनाफा आएगा और कंपनी डिसाइड करती है कि वो आपको उस मुनाफे के अंदर से कुछ हिस्सा देना चाहती है तो उस हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। सो बेसिकली हम अगर के शेयर्स के एक थोड़े से लफ्ज़ों में मैं आपको इसको अगर समराइज़ कर दूं तो वो ये है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ रजिस्टर करती है तो वो पीएसएक्स पे आईपीओ रजिस्टर करके मौजूद होती है। वो अपने कंपनी के कुछ हिस्से जो है वो प्राइमरी शेयर्स के तौर पे आपको पेश करती है, आप उनको ख़रीदते हैं तो आप उस कंपनी के प्राइमरी इन्वेस्टर बन जाते हैं, जिसके बाद वो कंपनी अपना बिजनेस करती है और उसके ऊपर बाकी लोगों का भी यकीन बढ़ता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमें इसको ज़्यादा प्राइस में बेच दें। तब जो प्राइमरी शेयर होल्डर्स होते हैं वो नॉर्मली दूसरे लोगों को वो शेयर सेल कर देते हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट उस पर ज़्यादा अर्न कर चुके होते हैं और वो मुनासिब समझ रहे होते हैं कि हमने बेचना है। ये हर एक की अपनी मर्ज़ी है कि वो बेचना चाहता है या होल्ड करना चाहता है। और जब वो बेचते हैं तो हम उसको सेकेंडरी शेयर होल्डर कह सकते हैं। और आप डे टू डे में जो ट्रेडिंग देख रहे होते हैं पीएसएक्स पे, वो मोस्टली सेकेंडरी ट्रेडिंग होती है, जिसमें ऑलरेडी जो ऑनरशिप जिन लोगों के पास होती है वो जब स्टॉक्स बेचते हैं तो कोई नया शख्स उसको उस प्राइस पर ख़रीदता है और इस तरीके से सेल एंड बाय का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। और फिर कंपनी इसके पीछे अपना बिजनेस करती रहती है और जब डिविडेंड का टाइम आता है, जो कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो उसके वो पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाते हैं। अब शेयर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इसमें आपको डायरेक्ट ओनरशिप मिल जाती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपका बैंक अकाउंट्स के थ्रू ही सारा कुछ चल रहा होता है। आप सिंपली अपना इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं और आप विद इन अ सेकेंड आप किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड आप उसको सेल कर सकते हैं। सब कुछ आपके क्लिक के ऊपर होता है और आप उसको जल्दी मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह इसमें हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है और डिविडेंड भी सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है। सो इसमें यानी कि अगर कहा जाए तो ये एक आसान, ट्रांसपेरेंट और ईजी मेथड है ट्रैक करने का अपने इन्वेस्टमेंट्स को, और आपके पैसे आपके सामने भी रहते हैं। तो शेयर्स के ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
और जब भी किसी चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ कुछ नुकसानात भी होते हैं, या फिर कह लें कि कुछ रिस्क मौजूद होता है। तो शेयर्स के अंदर हाई रिस्क मौजूद होता है, और अगर आपने एक या दो स्टॉक्स में पैसे लगा रखे हैं तो रिस्क बढ़ जाता है कि किसी एक स्टॉक के नीचे जाने का भी टाइम हो सकता है। मीन्स ये कि अगर कोई कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है और वो डिफ़ॉल्ट हो रही है और आपने गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी है और वो डिफ़ॉल्ट अनाउंस हो गई है, तो शायद PSX उसके स्टॉक्स को मज़ीद आप अलाउ ना करे कि वो ट्रेड हों, और उसमें अगर आपके स्टॉक्स रखे हुए हैं, आपने उसके स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो वो फ्रीज़ हो सकते हैं, या वो कह लें कि वो आपके पास स्टक हो सकते हैं और वो आप उसको बेच नहीं सकते, यानी कि आपके पैसे उस कंपनी के पास फंस जाते हैं। सो बहुत बार इन ऐसे मसाइल में कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसी तरह आपको बहुत सारे, जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक परचेज़ करते हैं, सो उसके लिए आपको रिसर्च करनी होती है, देखना होता है कि उस कंपनी की फंडामेंटल रेशोज़ क्या चल रही हैं, उसकी टेक्निकल रेशोज़ क्या हैं, क्या ये राइट टाइम है परचेज़ करने का। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मोस्टली टाइम का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इसको एवरेजिंग कर लेंगे। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट करना कि राइट टाइम कौन सा है परचेज़ का, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह प्राइस का जो स्विंग होता है डेली बेसिस पे, वो भी बहुत सारे लोगों को इस पे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पेशेंस लूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे नुकसानात इसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं नुकसानात नहीं भी कहें तो हम कह सकते हैं कि रिस्क हैं जो शेयर्स के साथ अटैच्ड हैं। अगर हम बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल ऑफ मनी होता है जहां बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा किया जाता है। इसका एक फंड मैनेजर होता है। आपको यहाँ यूनिट्स मिलते हैं, बेसिकली जैसे आपको स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, यहाँ पर आपको यूनिट्स मिल रहे होते हैं जो NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू पे होती हैं। अगर ये 20 से 50 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपके स्टॉक्स के थ्रू भी हो सकते हैं, आप अपने जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से, और इवन लाइक मेज़ान के म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उसके रिटर्न्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल अमाउंट इसमें सेव रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जो इन्वेस्टमेंट की होती है। और प्रॉफिट में से ही अगर आप किसी टाइम पीरियड को, इनकी एक कह लें मैच्योरिटी डेट्स होती हैं, अगर आप वो पूरा नहीं करते हैं तो आप उसमें से अगर किसी टाइम के बाद निकलना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर रहे हैं ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो फिर उस वक्त आपको प्रॉफिट्स में से आपकी कुछ अमाउंट कट होती है और आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपका बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे प्रोग्राम्स म्यूचुअल फंड के बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल करते हैं। इसमें मोस्टली आपको शरिया कंप्लाइंट की तरफ मूव करना चाहिए। अगर हम बात करें कि इसके फ़वाइद क्या हैं, तो इसके अंदर ये है कि आपको खुद मेंटेन नहीं करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। इसमें प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजर्स जो होते हैं वो इस तमाम सिस्टम को हैंडल कर रहे होते हैं। उन्होंने किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, वो सब कुछ उनके ज़िम्मे होता है। तो रिस्क बड़ा कैलकुलेटेड चल रहा होता है। और बिगिनर्स के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट अभी करना स्टार्ट कर रहे होते हैं और उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है स्टॉक्स वगैरह की या किसी और चीज़ की, तो फिर वो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। और ये आपकी छोटी अमाउंट से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं और फिर मंथली जैसे आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स के थ्रू डाल सकते हैं, आप उनको मतलब ये अकाउंट सिंक कर सकते हैं जिसमें आपके अकाउंट से मंथली इतनी पेमेंट कट हो जाए जब आपकी सैलरी आएगी, या फिर आप जाकर पर्सनली उसको किसी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, अगर आप किसी बैंक के साथ अटैच होकर कर रहे हैं तो। अगर हम बात करें कि इसके नुकसानात क्या होते हैं, तो अल्टीमेटली इसमें क्योंकि मैनेजमेंट फ़ी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन पूरी एक सिस्टम, एक कंपनी आपके लिए इस काम को देख रही होती है, तो वो अपनी एक फ़ी जो है वो ज़रूर चार्ज कर रही होती है। सो जबकि बाकी स्टॉक्स वगैरह के हवाले में वो फ़ी इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि आप खुद उसको देख रहे होते हैं। उसमें ब्रोकरेज इन्वॉल्व हो रहा होता है, लेकिन वो ब्रोकरेज बहुत 0.25% होता है, लेकिन यहाँ जो मैनेजमेंट फ़ी होती है वो 1 से 2% के इक्वल होती है। और अगर हम बात करें कि सिर्फ एक दफ़ा दिन में बाय या सेल हो सकते हैं ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, और इवन म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है कि वो मोस्टली टाइम जो है वो इन्वेस्टेड ही रहते हैं। तो अगर किसी टाइम पे मार्केट में लॉस चल रहा है और आप अपने स्टॉक्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन में आ चुके हैं, तो और आप उस टाइम पे मार्केट में नहीं रहना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने स्टॉक्स बेच देते हैं सारे, और लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और इसके बाज़-औक़ात इस वजह से जो इसके रिटर्न्स होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट होते हैं। आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है 1 साल में और आपको 20% का रिटर्न प्रॉमिस हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 20% ही हो। जैसे जैसे टाइम के साथ उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, वो 6% पे भी जा सकता है, 8% पे भी जा सकता है, 12% पे भी जा सकता है।
सो ये उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन बिगिनर्स के लिए अगेन मैं यही कहूँगी कि एक अच्छा ऑप्शन है और वो उसके साथ शुरू कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक्स की ज़बान को नहीं समझ पाते हैं, या जो उसकी प्रोस एंड कॉन्स नहीं समझ पाते हैं, या उसके साथ पेशेंस नहीं रख सकते हैं, सो वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उनको इस बात का ट्रस्ट रहता है कि कोई और पर्सन उनके लिए ये सब काम कर रहा है, और उनके पैसे प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि उनकी जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो सेफ़ रहेगी। अगर हम बात करें ETFs की, तो ये एक किस्म का म्यूचुअल फंड का हाइब्रिड है। इसके अंदर ये हो जाता है कि म्यूचुअल फंड भी शामिल हो रहे होते हैं और शेयर्स भी। बेसिकली एक बास्केट होती है स्टॉक्स की, जिसके अंदर मुख्तलिफ PSX पर रजिस्टर्ड जो कंपनीज होती हैं वो शामिल हैं। अगर मिसाल के तौर पर इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट की बात करें तो मीज़ान ETF भी है और महाना ETF भी है, और इंशाअल्लाह ताला महाना ETF के ऊपर भी आपके लिए एक अच्छी वीडियो आनी है। उसमें मैं फिर उसके हवाले से बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करूँगी, और अभी मैं उसको बस ये दो आपके पास जो है 8-9 ETFs इस वक्त मौजूद है, लेकिन इस्लामिक ETFs में ये दो नाम आते हैं, और ये रियल टाइम में ट्रेड हो रहे होते हैं जैसे आपके स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। और इसके ऊपर हमने ब्रीफ वीडियोस बनाई है, तो मैं इसको थोड़ा समराइज ही रखूँगी आपके लिए यहाँ पर, कि इसके जो प्रोज हैं वो ऑब्वियसली यही हैं कि आपके म्यूचुअल फंड्स की तरह ये डाइवर्सिफाइड रहते हैं। आप स्टॉक अगर 200 या 300 रुपये का है, तो उसके अंदर आपको अगर एक स्टॉक मिल रहा है, एक कंपनी का एक शेयर मिल रहा है, तो यहाँ ETF के अंदर आपको डाइवर्सिफाई हो जाता है कि आप एक साथ 5-10 कंपनीज़ के छोटे छोटे हिस्से आपके पास आ जाते हैं। और इसमें जो फ़ी होती है वो भी यकीनी तौर पे आपसे, क्योंकि इसको भी पीछे मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं उसको मैनेज कर रही होती हैं, तो इसमें भी फ़ी कट होती है। और लेकिन ये जो फ़ी है और सारा प्रोसेस है ये आपके सामने ट्रांसपेरेंट रहता है, क्योंकि आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में मोस्टली होता है कि आपको बाज़ औक़ात अगर आप बैंक्स के थ्रू कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, और उसके बाद बैंक्स उसको खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं आपके अकाउंट, आप उसको बाज़ कंपनीज़ बाज़ बैंक्स जो हैं वो आपको अलाउ भी करते हैं, बाज़ नहीं भी करते हैं। अच्छा, और ETF का सीन ये है कि आप इसको किसी भी टाइम पे बाई या सेल कर सकते हैं। इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। आप इसको एक दिन में भी सेल कर सकते हैं, एक घंटे में भी सेल, मतलब बेसिकली इंटरडे ट्रेडिंग को मैं प्रेफर नहीं करती, मगर अलाउड है कि आप उसको बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग क्योंकि बै वाले सिनेरियो में आ जाती है जो हलाल नहीं रहती, इसलिए आप उसको ना करें, तो मेरा मशवरा यही रहेगा। अगर हम कॉन्स की बात करें, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो जो ETFs हैं इसमें मार्केट रिस्क जो है, अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो यकीनी तौर पे ETF भी नीचे जाता है। क्योंकि अगर हमने अभी इस्लामिक ETFs की बात करी तो उसमें मीज़ान बैंक जो है वो टॉप 12 कंपनीज़ को मेंटेन कर रहा होता है शरिया कंप्लाइंट में से, और महाना जो ETF है वो बेसिकली 30 कंपनीज़, टॉप 30 कंपनीज़ जो KMI 30 या KMI ऑल में से भी वो शामिल कर रहा होता है। नॉट इवन कि वो KMI 30 में से ले, वो KMI ऑल में से भी बहुत सारी स्टॉक्स कंपनीज़ जो हैं उनको होल्ड करता है। तो इसकी वजह से जो मार्केट रिस्क है उसमें ज़्यादा है, और जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको जब आप ETF करते हैं। स्टॉक्स में भी ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और जो डिविडेंड पॉलिसी है वो ETF के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन इसमें डिविडेंड मिलते हैं, और इसके ऊपर हमने आपके लिए एक मुकम्मल वीडियो बनाई। अगर हम इन तमाम चीज़ों को आपके लिए कंपेयर करें तो कंपैरिजन ये बनता है कि जो आपके शेयर्स हैं ये डायरेक्ट ओनरशिप होती है, रियल टाइम ट्रेडिंग होती है, हाई रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड आपके फंड यूनिट्स होते हैं, ये वंस या डे ट्रेड होते हैं, मिनिमम रिस्क रहता है, ज़्यादा फीस रहती है इसमें। और ETF जो हैं ये बास्केट की तरह होते हैं, बास्केट यूनिट्स कह सकते हैं आप इनको, रियल टाइम ट्रेड होते हैं, मिनिमम या कह लें कि मीडियम काइंड ऑफ रिस्क इसके अंदर मौजूद होता है, और लो फीस होती है इसकी। सो ये आपके सामने मैंने तीनों चीज़ों का कंपैरिजन आज क्रिएट किया है, और आप मुझे बताएंगे कि इसके बाद आप शेयर्स का ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना चाहेंगे, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या आप ETFs में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या आप इन तीनों के अंदर अपनी अमाउंट जो है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे। सो आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और मैं आज के लिए आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।